गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। देखिए, मंजिल उसी को मिलती है, मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। आज का जो सेशन है जियोग्राफी में, हम लोग नेक्स्ट सेशन पढ़ रहे हैं जो कि पढ़ना क्या है। देखिए, मध्यवर्ती मैदान का भू आकृतिक विभाजन। हम लोग उत्तर का मैदान पढ़ रहे हैं और उत्तर के मैदान में पढ़ेंगे मध्यवर्ती मैदान का भू आकृति विभाजन। सबसे पहले हम लोग डायग्राम पे ध्यान देंगे। देखिए, मैं श्रेणियां पढ़ाया था आपको, हिमालय के बारे में पढ़ाया था। देखिए, बृहद हिमालय पढ़ाया था, उसके बाद लघु हिमालय पढ़ाया था, उसके बाद शिवालिक श्रेणी पढ़ाया था, शिवालिक। ठीक है, तो देखिए, ग्रेट हिमालय मतलब बृहद हिमालय हो गया। ये बड़का, जो बड़का है इसको क्या बोलते हैं? ये जो बड़का हिमालय है उसको क्या बोला जाता है? बृहद हिमालय। क्या बोला जाता है? बृहद हिमालय। इससे नीचे वाले को क्या बोला जाता है? लेजर। क्या बोला जाता है? लेजर। लेजर को ही लघु बोला जाता है। और ये शिवालिक हिमालय है। इतना सब सभी लोगों को समझ में आया? देखिए, यहां से बात आती है कि ग्रेट हिमालय से जो भी नदियां बहती हैं ये सब लेजर हिमालय तक आती हैं, और लेजर हिमालय से जो बहती हैं नदियां ये क्या करेंगे? शिवालिक हिमालय तक जाएंगे। बात समझ रहे हो? लेकिन होता क्या है कि अब देखिए, जब शिवालिक हिमालय से नदी बहेगी, बात समझ रहे हैं, तो यहाँ जो होता है पथरीला मैदान होता है। यहाँ कौन सा मैदान होता है जी? पथरीला। तो देखिए, ये नदी करती क्या है, ध्यान से सभी लोग समझेंगे। किसी के हाथ में पेन नहीं होंगी। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। जो एकाग्र नहीं रहेगा उसका हौसला टूट जाएगा। बात समझ रहे हैं? केवल पंख लगा के उड़ने से नहीं मतलब है, ध्यान दीजिए। हम जो भी हम शायरी बोलते हैं उसका मतलब होता है। ठीक है, तो देखिए, शिवालिक के नीचे ये जो पथरीला मैदान है, कौन सा मैदान है? पथरीला। पथरीला मैदान के देखिए ऊपर नहीं जाएगी नदी। नदी क्या करेगी? इसके अंदर से प्रवेश कर जाएगी। बात समझ रहे हैं? इसके अंदर से जब प्रवेश करेगी तो इसको बोला जाता है चोचोस। क्या बोला जाता है? चोचोस। और इसी प्रदेश को यहाँ, क्योंकि नदियां जो होंगी विलुप्त हो जाएंगी, तो जब विलुप्त हो जाएंगी तो इसी को बोला जाता है भाभर प्रदेश या भाभर प्रदेश। बात समझ में आ गई? भाभर और भाभर में पता चल गया क्यों होता है? क्योंकि नदियां पत्थर के नीचे से क्या करती हैं? जाती हैं, ऊपर वाले को कुछ दिखता नहीं है। बात समझ में आ गई? अब आगे जब बढ़ेंगे तो इसके अंदर जब नदी आएगी तो पत्थर को तोड़ेगी। पत्थर को क्या करेगी? तोड़ेगी। जब पत्थर को तोड़ेगी तो कण, मिट्टी जो भी रहेंगे पत्थर में, ये टूट कर कहां पे जाएंगे? आगे बढ़ेंगे। तो आगे जब बढ़ेंगे तो उसी को बोलेंगे सूक्ष्म व महीन। क्या बोलेंगे? सूक्ष्म व महीन। अब यहाँ क्या करेगी? नदियां दिखेंगी और उसी क्षेत्र को बोलेंगे तराई क्षेत्र। क्या बोलेंगे? तराई क्षेत्र। क्योंकि तराई क्षेत्र कब होगा? ये नदी क्या होगी? जब पत्थर के नीचे से निकलेगी तो ये जो सूक्ष्म और कण लेकर ऊपर से जाएगी। बात समझ रहे हैं? जब ऊपर से जाएगी तो यहाँ पे गिरेगी। बात समझ रहे हैं? आगे निकलेगी तो ये जो ऊपर से निकल रही है, ठीक है, तो उसी को बोलेंगे तराई क्षेत्र। क्या बोलेंगे? ठीक है। भाभर प्रदेश समझ में आया? चोच समझ में आया? तराई क्षेत्र समझ में आया? यहाँ पे नमी बहुत पाई जाएगी। बात समझ रहे हैं? क्योंकि अंदर से, पत्थर के अंदर से विलुप्त हुई नदी यहाँ से आई और ऊपर से जा रही है, तो ये नीचे का जो मैदान होगा पूरा कैसा होगा? तराई क्षेत्र होगा। इसमें नमी बहुत ज्यादा पाई जाएगी। इट इज क्लियर? क्लियर। अब देखिए, आते हैं हम लोग, ये शिवालिक है। क्या है? अब इसी को हमको समझना है। हमसे बृहद लेजर से अब मतलब नहीं है, हमसे किससे मतलब है? शिवालिक से। तो देखिए, जो शिवालिक है, ये शिवालिक क्या है? हिमालय है, मतलब पर्वत है। बात समझ रहे हैं? ये शिवालिक पर्वत है। यहाँ देखिए, नदी इसके नीचे बह रही है। नदी क्या कर रही है? बह रही है। ये जो नदी बहती है बेटा, इसी को कहते हैं क्या? भाभर। क्या कहते हैं? भाभर। जो कि क्या होती है?
पत्थरनुमा है। कैसी है? पत्थरनुमा। इसी को कहेंगे भाबर। क्या कहेंगे? और ये जो नीचे है, जो इसके कण और मिट्टी जो जाती है इसके ऊपर से नदी बहते हुए, इसको बोलते हैं तराई क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अब देखिए, आप लोग समझिए, यहां नदी बहेगी। नदी क्या करेगी? नदी के दोनों ओर जब नदियां बहती हैं, यहां सुनिए, यहां देखिए, ये लाइन देख रहे हैं, इसके दोनों ओर जब नदी बहेगी तो उस नदी को कहा जाएगा खादर। क्या कहा जाएगा? और ये थोड़ा ऊपर वाला स्थान है। कौन सा स्थान है? इस ऊपर वाले स्थान को बोला जाएगा भाभर या बांगर। क्या बोला जाएगा? जो हई जमीनियां रहेगी, ये दोनों ओर से डूब जाएगी। दोनों ओर से डूबी है कि नहीं? रेड कलर वाला देखो, दोनों ओर से क्या करी है? डूबी है। तो जो दोनों ओर से डूबेगा उसको बोलेंगे खादर। उसको क्या बोलेंगे? ये जो ऊंचाई स्थान है इसको बोलेंगे बांगर। ये जो नहीं डूबेगा उसको क्या बोलेंगे? ये डूबा नहीं करेगा, इसको क्या बोलेंगे? तो इधर भी क्या आ जाएगा? बांगर। ये भी ऊंचाई वाला स्थान है तो इसको भी क्या बोलेंगे? बांगर। क्या बोलेंगे? खादर। इसको क्या बोलेंगे? खादर। और इसको क्या बोलेंगे? ये प्राचीन होती है और ये क्या होती है? नवीन होती है। ये क्या होती है? ये नई मिट्टी का निर्माण करती है, क्योंकि ऊपर से आती है शिवालिक श्रेणी से, तो पत्थर के नीचे से आएगी और ऊपर जाके क्या करेगी? गड्ढे में एकत्रित होने लगेगी। तो उसी को बोलेंगे क्या? बांगर। अब देखिए, ये जो स्थान होता है, ध्यान से देखिए, भाबर प्रदेश वाला ये स्थान क्या होता है कि यहाँ पे गड्ढों का भी निर्माण हो जाता है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि जब नदी आएगी तो उसको ऊपर से नहीं जाना है, उसको क्या करना है? नीचे से जाना है, पत्थर के नीचे से। तो गड्ढे बनाते हुए क्या करेगी? अपना रास्ता बनाएगी। तो उसी को जगह बोलते हैं कुछ लोग कि यहाँ जो नदियां होती हैं वो विलुप्त हो जाती हैं। उस नदी को क्या कहा जाता है? भाबर। क्या कहा जाता है? आप लोगों को समझ में आ गया बेटा? बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में, ठीक है? अगर समझ में आ गया होगा तो मेहनत सफल हो गई होगी। अगर समझ में आप लोगों को नहीं आएगा तो फिर बेमतलब है। आपको अगर कहीं दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप देखिए, परिभाषा का क्या है? परिभाषा हम लोग खुद से बनाते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया कि भाबर प्रदेश या भाबर प्रदेश होता क्या है, इसमें क्या क्या होता है? सर जी सब डायग्राम में समझा दिए। अब क्या करेंगे? उसी चीज को हम लिख देंगे उसमें। देखिए, इसका विस्तार शिवालिक के गिरिपद के साथ 8 से 10 किलोमीटर में हुआ है। तो आप जानते हैं कि इसका विस्तार शिवालिक श्रेणी में हुआ है या शिवालिक हिमालय से ही हुआ है। विस्तार क्या है? आप इस नाम को याद रखेंगे, शिवालिक के गिरिपद, और 8 से 10 किलोमीटर तक की चौड़ाई में है ये। 8 से 10 किलोमीटर, यही एग्जाम में पूछ देता है। आपको पता है कि शिवालिक श्रेणी से ही नदी निकलेगी, तो भाबर वाली। तो आप क्या करेंगे? ये कितने किलोमीटर में फैली हुई है? ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में फैली हुई है। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। यह एक पथरीला मैदान है। यह क्या है? जिसमें गोलास में क्या होता है? पत्थर, रेत आदि पाए जाते हैं। मैं क्या बोला? यहाँ पे पत्थर पाए जाते हैं, इसी के नीचे से नदी जाती है। बात समझ रहे हैं? इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भाबर। क्या कहा जाता है? अब नेक्स्ट देखिए, मैदान के इस भाग में नदियां लुप्त हो जाती हैं। जब यहाँ से शिवालिक श्रेणी से नदी आएगी तो ये पत्थर के नीचे जाएगी, तो हम लोग पत्थर को देख पाएंगे, देखेंगे तो नदी वहां पे नहीं दिखाई देगी। लेकिन ये अंदर से क्या कर रही है? नदी जा रही है। आप लोग गए होंगे कभी यही राजदरी देवदरी, ठीक है, या लतीफ शाह उधर गए होंगे जो पहाड़ का क्षेत्र है चकिया साइड। तो आप जब गए होंगे तो देखे होंगे कहीं पे पानी ऊपर से आ रहा है और एकाएक देखेंगे पनिया नहीं दिखाई देगा, और फिर देखेंगे नीचे जा रहा है पानी। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? तो जो पनिया आता है बीच में जो प्रवृत्ति होता है वहीं पे ढाल बना होता है, ठीक है, उसी में प्रवेश कर जाता है, तो ऊपर से देखेंगे तो दिखबा नहीं करेगा।
फिर कुछ देर बाद जब नीचे आएगा तो वहीं पानी क्या करता है, नीचे नीचे जाता है। तो जब पत्थर है बड़ा सा रखा हुआ, सब पत्थर से ढका हुआ है, पोल जहां से पाएगा वहीं से अपना पानी प्रवेश करेगा। तो लोगों को नहीं दिखता है, तो लोग बोलते हैं पनिया कहाँ से आवत हो, ऐसे ही बोलते हैं ना। हम तो देख रहे हैं पानी आ रहा है लेकिन ये आ कहां से रहा है। वही बात है, कौन सा बात है, बात समझ रहे हैं। आगे देखिए, इसमें अपर्दन के कारण गड्ढों का निर्माण होता है। स्वाभाविक है बेटा, जब पत्थर के नीचे जाएगा जहां जहां उसको जगह मिलेगी अपना गड्ढा बनाते हुए निकलेगी। बात समझ रहे हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, इसमें अपर्दन के कारण गड्ढों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें चो या चोस कहते हैं। जब गड्ढों का निर्माण होगा तो इसको क्या बोला जाएगा, चो या चोस। चो भी कह सकते हैं, चोस भी कह सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए तराई प्रदेश क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। सबसे पहले तराई प्रदेश में देखिए इसका विस्तार भारत के दक्षिण में है। भारत के कहां पर है, दक्षिण में है, और भाभर के दक्षिण में है। और ये चौड़ाई में जो फैला है ये 10 से 20 किलोमीटर तक फैला है। मैं बताया आप लोगों को कि जो भाभर का क्षेत्र था वो 8 से 10 किलोमीटर में फैला था, और ये जो इसका क्षेत्र होता है चौड़ाई में किलोमीटर में 10 से 20 किलोमीटर तक फैला है। मैदान के इस भाग में नदियां पुनः सतह पर आती हैं। मैं बताया कि जब तराई प्रदेश में पत्थर के नीचे से जब ये क्या होती है, नदियां बहती हैं, तो ऊपर से क्या होती है, मैदानी सतह पर आती हैं। तो नदियां पुनः यहाँ पर आती है बेटा, सतह पर आती हैं। अतः इस भाग में दलदली भूमि पाई जाती है। तो ज्यादा जहां पे पानी लगेगा वहां पे कौन सी भूमि पाई जाएगी, दलदली भूमि। आगे देखिए, इस भाग में वर्षा भी अच्छी होती है। जहां पे पानी इकट्ठा होता है बेटा, जहां पे नमी होता है, वहां पे स्वाभाविक है कि वर्षा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तीसरा, यहाँ सघन वन पाए जाते हैं। आपको मैं बताया कि अगर ज्यादा जहां पे वर्षा होगी, जहां पे नमी है, जहां की भूमि उपजाऊ है, क्योंकि ये ऊपर से शिवालिक श्रेणी से कट कर आती है, तो ये क्या करती है कि उपजाऊ मिट्टी को लेकर आती है साथ में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वन अधिक पाए जाएंगे। आगे देखिए, अधिक नमी के कारण यहाँ की जलवायु श्वास हेतु अनुकूल नहीं होती है। जब नमी ज्यादा हो जाएगी, आवश्यकता से ज्यादा हो जाएगी, तो श्वास खराब होगा कि नहीं होगा। अभी मान लीजिए ठंडी पड़ रही, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अभी ज्यादा ठंडी पड़ने लगे तो दिक्कत होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होती है कि अलग से पानी कहीं से आ रहा है, वो क्या करता है कि शुद्ध पानी तो रहेगा नहीं, कुछ न कुछ उसमें अपर्दन या वांछित तत्व तो रहेंगे जो कि क्या करेंगे, बर्बाद करेंगे। जैसे आप समझ लीजिए कि बाढ़ आती है। बाढ़ कौन कौन देखा है, बाढ़ देखे होंगे आप। जब बाढ़ आती है, फैलती है बाढ़, तो उसमें क्या होता है कि ध्यान से देखेंगे आप लोग, 2-3 दिन बाद जब जल जाता है, गड्ढे में पानी रुक जाता है, देखे है ना। तो वहां से क्या होता है, मच्छर उत्पन्न होता है, कई तो बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो आज से एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये जो तराई प्रदेश है इसमें तो नमी होती है, जल होता है, बाढ़ भी आता है, तो उसके जाने के बाद यहाँ पे कौन कौन से बीमारी होती है पूछ देता है एग्जाम में। तो क्या होती है, मलेरिया। मलेरिया नामक रोग किसके काटने से होता है, मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया फैलता है। और देखिए, जापानी बुखार होता है। कौन सा बुखार होता है बेटा, जापानी बुखार, जिसमें होता क्या कि प्लेटलेट्स क्या होता है, डाउन हो जाता है। बात समझ रहे हैं, आदि का प्रकोप देखा जा सकता है। इस मैदान में चावल, गेहूं, मक्का आदि की खेती होती है। मैं बताया कि ये उत्तर का मैदान हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ज्यादातर चावल, गेहूं, मक्का, सरसों, आलू, यही सब क्या होता है, ज्यादातर पाया जाता है। तो आज पेन डाउन कर लीजिए। आइए हम लोग समझते हैं बांगर या भांगर प्रदेश। देखिए क्या होता है कि बांगर को ही भांगर बोला जाता है, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र के लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा, भांगर बोल देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि बांगर है कि भांगर है, एक ही है दोनों नाम। ठीक है, आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। देखिए, यह पुराना जलोढ़ मृदा है। तो आप पूछेंगे कि ये कैसा मैदान है, तो बताएंगे जलोढ़ मृदा वाला मैदान है। ठीक है, बांगर का क्षेत्र कैसा है, जलोढ़ मृदा वाला है।
बाढ़ यहाँ पर नहीं आती है। एग्जाम में पूछेगा कि बांगर क्षेत्र में बाढ़ आती है, तो आप बताइएगा वहां बाढ़ नहीं आती। इस भाग में मृदा में चूने के कंकड़ पाए जाते हैं, चूने के कंकड़। इसी मैदान में चूने के कंकड़ देखेंगे आप लोग, कंकड़ होगा जो व्हाइट व्हाइट थोड़ा सा होगा, ठीक है, कई आकार में होता है। आदि देखें, आदि आदि के आकार का कंकड़ होता है। आप बाहर भी देखेंगे, ये वाली मृदा जो हमारी है वहां पर भी कंकड़ पाए जाते हैं। तो उसी ये जो भूमि होती है वही वाली होती है, कंकड़ यहाँ पे मिलेंगे, चूने के कंकड़। ठीक है, आगे देखिए, यह क्षेत्र कृषि हेतु उपयुक्त है। यहाँ पे देखिए यह उपयुक्त है, कृषि बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, ठीक, इस मृदा में, तथा काफी उपजाऊ है। यहाँ पर क्या होता है, काफी होता है। कुछ लोग अब चाय नहीं पीते हैं, क्या पीते हैं, कॉफी का मजा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो मिट्टी होती है वहां पे कॉफी होता है। जैसे असम का क्षेत्र आप लोग देख लीजिए, वहां पर काफी मात्रा में चाय और कॉफी होती है, ठीक है। तो वहां पर ये मृदा पाई जाएगी। इस भाग में शुष्क क्षेत्रों में ऊसर, ऊसर कहते हैं ऐसी भूमि जहां पे क्या हो, ऊसर भूमि को क्या कहा जाता है, थोड़ा सा ऊसर रहेगी तो वहां पे क्या होगा कि कम उत्पादन होगा, बात समझ रहे हैं। लेकिन जलोढ़ होने के कारण वहां पे उत्पादन होगा। जैसे इसी को बोला जाता है रेह। पहले रेह से हम लोग क्या करते थे, इधर गंगा किनारे तटवर्ती इलाके हैं, वहां पे क्या मिलता है कि रेह मिलता था ज्यादा। वो क्या होता था कि कपड़ा कचारने में भी काम आता था। पहले लोग रेह से ही कपड़ा साफ कर लेते थे। आज की स्थिति क्या है कि 100-150 रुपया 200 रुपये किलो हम लोग सोडा ला रहे हैं, जिसको बोला जाता है निरमा, ठीक है, उससे साफ कर रहे हैं। तमाम क्या है कि हमारे पास उपलब्ध हो गई है साबुने कपड़ा धोने के लिए। तो पहले लोग क्या करते थे कि इसी रेह के मिट्टी से ही अपना कपड़ा उपड़ा धो लेते थे, ठीक है। आ गया ये कल्लर, उसी को कल्लर भी बोला जाता है और ऊसर को ही थूर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थूर। जैसी क्षारी मृदा पाई जाती है, ये मृदा जो होती है क्षारी होती है। अब क्षारी क्या होता है, देखिए जब आप लोग विज्ञान पढ़े होंगे तो मैं बताया रहा होगा। देखिए ये जो 7 के ऊपर वाली मृदा होती है, मान नपता है मृदा का, तो 7 से नीचे वाले का पीएच स्केल, 7 से नीचे वाले का जो पीएच स्केल होता है ये अम्लीय होता है। कैसा होता है, जैसे कि आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या होगा, अम्लीय होगा। और 7 के ऊपर जब जाएगा तो क्षारी होगा, 7 के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, क्षारी होगा। और जब 7 रहेगा तो इसको बोलेंगे उदासीन। क्या बोलते हैं, तो ये जो पैमाना मापा जाता है ये पीएच माप में मापा जाता है, ठीक है, कोई भूलेगा नहीं, पीएच स्केल में मापा जाता है। तो आप लोग ये जो मृदा है बांगर या भांगर वाली, ये एक ऐसी मृदा है कि इसको बोलते हैं क्षारी मृदा है। कैसी मृदा है, क्षारी मृदा है। बात समझ में आ गई बांगर और भांगर। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, खादर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, खादर के बारे में। देखिए खादर क्या, ये नवीन जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ या जलोढ़, इसको जलोढ़ लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, जलोढ़ मृदा है। ये नवीन जलोढ़ मृदा है या क्षेत्र है। यह बाढ़ प्रभावित मैदान है, यहाँ बाढ़ बहुत ज्यादा आते हैं। जब स्वाभाविक है कि देखिए जब बाढ़ आएंगे, तो जब बाढ़ आते हैं तो क्या करते हैं कि अनेक जगह से मिट्टी, जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो लाकर क्या करते हैं, हमारे यहाँ जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में क्या बाढ़ छोड़ देते हैं, तो मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ हो जाती है। बात समझ रहे हैं। तो ये नवीन मृदा इसीलिए कहा जा रहा है इसको, ठीक है। देखिए बाढ़ प्रभावित मैदान है। आगे देखिए, बाढ़ के कारण मृदा पर नई परतें बिछती रहती हैं। मैं बताया कि वहां की जो उपजाऊ मिट्टी होती है सब इधर बाढ़ के कारण आ जाती है, तो वहां पे क्या होता है कि नई परत जम जाती है। आगे इस भाग में भी मृदा में चूने के कण पाए जाते हैं। जब चूने के कण इसमें भी पाए जाते हैं, कंकड़ जिसको बोला जाता है। यह क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ है। देखिए कभी भी आप लोग गौर कीजिएगा, आप लोग भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हैं, ठीक है। जब बाढ़ आती है तो फसल तो एक बार नष्ट होती है, लेकिन बाढ़ चली जाने के कारण जब वहां पे खेती होती है तो दुगुनी फसल देती है। बात समझ रहे हैं। मैंने भी महसूस किया है कि जो एक विषय में 1 मन वहां पे उपजाऊ होता था, उपज होता था, गेहूं हो चाहे चावल हो,
वहां पे बाढ़ आने के कारण दुई मन होता है। बात समझ रहे हैं? तो उपजाऊ मिट्टी है तब न हो रहा है जी। आगे देखिए, यह क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ होता है। इस भाग में बाढ़ के कारण खरीफ की फसलें नहीं होती हैं, वरन केवल रबी की फसलें होती हैं। अब एक क्वेश्चन है आपसे कि रबी की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है। ठीक है, आप क्या करेंगे कि कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। रबी की फसल मैं बता दे रहा हूं। देखिए, रबी की फसल बोई जाती है नवंबर से लेकर, आप कह सकते हैं कि मार्च तक की फसल को रबी की फसल कहते हैं। जैसे गेहूं, ठीक है, सरसों, उसके बाद क्या आता है जी, मटर, ठीक है। ये सब जो इस समय बोई जा रही है, नवंबर दिसंबर के महीने में जो फसल बोई जाती है, उसी को कहते हैं रबी की फसल। तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, खरीफ की फसल किसे कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास, माय वीडियोज। ये